नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स को कुछ व्याख्या के साथ और कुछ वन लाइनर के फॉर्म में। एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और सेशन के अंत में झारखंड जीके के कुछ प्रश्नों को भी हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, वरना आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप पीडीएफ देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। और इस सेशन में सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस जिले में राज्य की पहली महिला लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा अथवा ऑप्शन डी पलामू। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुमला में पहली महिला लाइब्रेरी शुरुआत की गई है झारखंड में। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई 2023 को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गुमला जिले में झारखंड की पहली 400 सीटर हाईटेक महिला लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय का नाम प्रथम महिला शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया है। इस पुस्तकालय में परीक्षा से संबंधित हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध होंगी और इसमें विभिन्न विषयों पर पुस्तकें के साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए छात्रों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए ये मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि ये हाईटेक वीमेंस लाइब्रेरी का निर्माण महिलाओं के सम्मान में किया गया है, जिसमें महिलाएं और छात्राएं बिना झिझक के शांतिपूर्ण माहौल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं इस लाइब्रेरी में। और इसी उद्देश्य से इस लाइब्रेरी की शुरुआत गुमला जिले में शुरू की गई है। आइए अब देखते हैं नए करंट अफेयर्स को इस सेशन में। और इस नए करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, झारखंड में पशुओं और पशु चिकित्सा की बेहतरी के लिए कितने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सरकार करने जा रही है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 236 अथवा ऑप्शन डी 264। दोस्तों झारखंड में पशुओं और पशु चिकित्सा की बेहतरी के लिए झारखंड में 236 एम्बुलेंस सेवा झारखंड सरकार शुरू करने जा रही है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 236। आपको बता दें कि झारखंड में पशुओं और पशु चिकित्सा के बेहतरी के लिए झारखंड में एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने जा रही है झारखंड सरकार। इस कार्य के लिए EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज का चयन किया गया है और यह एक एजेंसी है जो दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कार्य करती रहती है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की मौजूदगी में झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, इन दोनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस 236 एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं जो ग्रामीणों के पालतू पशुओं की चिकित्सा संबंधी समस्या का समाधान उपलब्ध कराएगा। जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी इस संबंध में जारी कर दिया जाएगा और उस पर कॉल किया जा सकता है और कॉल आने पर आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस किसानों के घरों पर जाकर पशुओं को चिकित्सा व्यवस्था कर सकती है और उसका इलाज करेगी। इस कार्य के लिए सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर्स भी बनाए जाएंगे और प्रत्येक प्रखंड में एक एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पशुओं के लिए झारखंड सरकार ने कुछ कार्य किया है, जैसे गौ मुक्ति धाम की शुरुआत की है, यानी गौ के मुक्ति यानी गाय के निधन के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए गौ मुक्ति धाम शुरू किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू व्हीकल्स भी झारखंड सरकार ने शुरू किया है पशुओं के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर 5000 और विद्यालयों की शुरुआत किस योजना के तहत झारखंड सरकार करने जा रही है? ऑप्शन ए आदर्श विद्यालय योजना, ऑप्शन बी उत्कृष्ट शिक्षा योजना, ऑप्शन सी बिरसा विद्यालय योजना अथवा ऑप्शन डी शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों
को शुरू किया गया है, जिसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नाम दिया गया है। और ऐसे ही 5,000 और विद्यालयों की शुरुआत झारखंड सरकार करने जा रही है, यानी 5,000 और विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुलने जा रहा है। दोस्तों 80 उत्कृष्ट विद्यालयों यानी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तर्ज पर ये 5,000 विद्यालय बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। झारखंड में शिक्षा के लिए उत्कृष्ट प्रयास, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 मई 2023 को पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन कर चुके हैं। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा दी जानी शुरू हो गई है। इन सभी स्कूलों की शुरुआत आदर्श विद्यालय योजना के तहत ही की जाएगी, यानी 5,000 जो नए बनेंगे और 80 जो बने हैं ये आदर्श विद्यालय योजना के तहत ही बनाए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हाथियों की चपेट में आने से झारखंड में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 69 अथवा ऑप्शन डी 96। दोस्तों 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान यानी पिछले वर्ष 2022 मार्च से 2023 तक अभी तक 96 लोगों की जान गई है हाथियों के चपेट में आने के कारण। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 96। दोस्तों आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हाथियों की चपेट में आने से करीब 96 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड गठन के बाद से अब तक लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान हाथी ले चुका है। वहीं करीब 95 हाथियों की भी जान जा चुकी है। आपको बता दें कि देश के जंगली हाथियों की कुल संख्या के 11% हाथी झारखंड में हैं। झारखंड में पिछली गणना में जहां हाथियों की संख्या 688 थी, वहीं यह संख्या अब घटकर 555 रह गई है। आपको बता दें कि हाथियों की गणना प्रति 5 वर्षों में की जाती है और अंतिम जो गणना हाथियों की गई थी वह 2017 में की गई थी, जिसमें हाथियों की संख्या झारखंड में 688 बताई गई थी। और पूरे देश में 11% हाथी, पूरे देश की संख्या का 11% हाथी झारखंड में निवास करता है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, झारखंड के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किट में शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? ऑप्शन ए युगल मंदिर देवघर, ऑप्शन बी अंजन धाम गुमला, ऑप्शन सी रामरेखा धाम सिमडेगा अथवा ऑप्शन डी झारखंड धाम गिरिडीह। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रामरेखा धाम सिमडेगा को केंद्र की जो योजना है रामायण सर्किट उसके तहत इसे शामिल करने के लिए झारखंड सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा सिमडेगा स्थित रामरेखा धाम को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किट में शामिल कराया जाएगा। रामरेखा धाम में भगवान श्री राम के वनवास के दौरान रहने की मान्यता है और वहाँ भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी चीज़ों के होने की भी मान्यता है। आपको ये भी बता दें कि रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों का एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और कहा जाता है कि श्री राम ने दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिनों तक समय बिताया था। आपको बता दें कि रामायण सर्किट केंद्र सरकार की एक योजना है और रामायण सर्किट के तहत देश के उन स्थानों को आपस में जोड़ा जा रहा है जहां भगवान श्री राम के द्वारा भ्रमण किए जाने की मान्यता है। रामायण सर्किट में अब तक देश के 9 राज्यों और 15 स्थानों की पहचान की जा चुकी है। योजना के तहत इन सभी शहरों को रेल, सड़क और हवाई यात्रा के माध्यम से आपस में जोड़े जाने की यह योजना ही रामायण सर्किट योजना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप की तरह किस नए योजना के शुरुआत
करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने हाल ही में की है? ऑप्शन ए बिरसा फेलोशिप योजना, ऑप्शन बी सीएम फेलोशिप योजना, ऑप्शन सी कार्तिक उरांव फेलोशिप योजना अथवा ऑप्शन डी जुएल लकड़ा फेलोशिप योजना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सीएम फेलोशिप योजना शुरुआत की जाएगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रांची में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और शिवनिंग मरांग गोमका जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत प्रमाण पत्र वितरण समारोह के दौरान शिक्षा से संबंधित एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है और यह योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम योजना, यानी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम स्कीम। आपको बता दें कि इस योजना के तहत झारखंड सरकार पीएचडी सहित अन्य शिक्षाओं के लिए विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में नामांकन का पूरा खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। साथ ही चयनित विद्यार्थियों के आने जाने में जो भी खर्च होगा उसका वहन भी झारखंड सरकार करेगी। प्रमाण पत्र वितरण समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम है उसके तहत अब तक कुल 50 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं और इस वर्ष 25 विद्यार्थियों को इसके लिए चयनित किया गया है और पहली बार 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया था जब इसे शुरू किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 19 से 21 के बीच झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? इसका उत्तर है दोस्तों 110 वर्ग किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है झारखंड के वन क्षेत्र में 2019 के मुकाबले 2021 में जो ISFR रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया है कि 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है झारखंड के वन क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में चिन्हित वन भूमि यानी मार्क्ड फॉरेस्ट लैंड कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 22,390 स्क्वायर किलोमीटर मार्क्ड फॉरेस्ट एरिया है झारखंड में। वैसे बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में जो मार्क्ड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जंगलों की जो घनत्व है वो घटती जा रही है, जबकि शहरों में जो चिन्हित वन भूमि नहीं है जैसे शहर या फिर दूसरे स्थानों पर वहाँ पे वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है और चिन्हित वन क्षेत्र में कमी देखी जा रही है वन क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के गुमला जिले के किस गांव के उत्पाद यानी उत्पाद को GI टैग दिलाने की पहल की गई है? इसका उत्तर है जट्टा गांव, रायडी प्रखंड में है गुमला के, और यहाँ के गांव के जो मांदर है उसे GI टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार 1 किलो चना दाल प्रति माह किस दर से दिए जाने की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा अगस्त 2023 में की गई है? इसका उत्तर है इस योजना के तहत यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो लाभुक होंगे उन्हें 1 केजी चना दाल प्रति माह 1 रुपये की दर से दी जाएगी। यह घोषणा कैबिनेट में की गई है और इसे मंजूरी भी दे दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता की हत्या कर दी गई है रांची में, जिसके कारण झारखंड में रांची सहित झारखंड में भी हड़कंप मच गया था? इसका उत्तर है सुभाष मुंडा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के कप्तानी में अब तक कितनी बार IPL चैंपियन बन चुकी है? ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5 अथवा ऑप्शन D 6। आप इसका उत्तर कमेंट कर बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ। अब शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके को, और स्टैटिक जीके का आज का पहला प्रश्न है,
झारखंड की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान हिंदी विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी रामगढ़ अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, देवघर में स्थित है हिंदी विद्यापीठ। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, उस समय विदेशी भाषाओं का भी बहिष्कार किया जा रहा था और इसी का उपज है हिंदी विद्यापीठ। इसका अर्थ यह है कि स्वदेशीय भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यानी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1929 में गोवर्धन महाविद्यालय के रूप में की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस महाविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। आपको बता दें कि विद्यापीठ में 3 स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्य अलंकार। ये 3 तरह की डिग्रियां इस संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। प्रवेशिका की बात करें तो प्रवेशिका जो डिग्री जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल के इक्विवेलेंट होता है और साहित्य भूषण बीए के इक्विवेलेंट होता है और साहित्य अलंकार एमए यानी पीजी लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री है जो भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को, ट्रेडिशनल अफेयर्स को। और ट्रेडिशनल अफेयर्स का आज पहला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है दोस्तों सरला देवी ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको बता दें कि यह जो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 16वां अधिवेशन यह हजारीबाग में हुआ था, यानी 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी द्वारा हजारीबाग के बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। वहीं 15वें कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1 वर्ष पहले यानी 2020 में की गई थी, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान ही की गई थी। 2015वां अधिवेशन जो किया गया था वह डाल्टनगंज में किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी CF एंड्रूज ने। तो आपको ये भी बता दें कि असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था जो 2022 के दौरान असहयोग आंदोलन चला था पूरे देश में। झारखंड में इसका जो केंद्र बिंदु था, जो मुख्य केंद्र था आंदोलन का, वह रांची था और रांची में गांधी जी भी आए हुए थे इस आंदोलन के दौरान और रांची के बंशीधर मोदी धर्मशाला में वह कुछ दिनों के लिए रुके थे और वहीं पर विदेशी कपड़ों की होलियां भी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों सुमराय टेटे। आपको बता दें कि सुमराय टेटे सिमडेगा जिले की है और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच वह खेल चुकी है भारत के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारत स्वर्ण पदक जीता था, उस टीम की भी ये हिस्सा थी। और इसके अलावा जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके बाद 2017 में ध्यानचंद ट्रॉफी से भी सुमराय टेटे को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का कौन सा गांव पईतकर चित्रकारी के लिए विशेष रूप से प्रचलित है? इसका उत्तर है अमादुबी गांव। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में है यह अमादुबी गांव और यह पईतकर चित्रकारी के लिए काफ़ी फेमस है। आपको बता दें कि यह जो चित्रकारी है यह चित्रकारी सबसे पुराना चित्रकारी माना जाता है आदिवासियों का और इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आप बता दें कि यह चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं और सबसे पुरानी चित्रकारी मानी जाती है इसका, और यह सबर जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्क्रॉल चित्रकारी है। और इसमें जो चित्रण किया जाता है यह रीति रिवाज से संबंधित होता है और जीवन के बाद की घटनाओं से संबंधित
चित्रण या वर्णन इस चित्रकारी में किया जाता है, यानी पैदकर चित्रकारी में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में 60 वृत्त को किस रंग से दर्शाया गया है? इसका उत्तर है सफ़ेद। आपको बता दें कि झारखंड का जो नया लोगो है उसमें जो चक्र हैं और सबसे अंदर के चक्र में 60 जो डॉट्स है वो दिखाए गए हैं और वह उनकी संख्या 60 है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें 24 पेयर सौर चित्रकारी के चित्र बने हुए हैं और 24 हाथियों को दर्शाया गया है और 24 पलाश को दर्शाया गया है, यानी पलाश के फूल को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों नोआमुंडी और चिड़िया खान। आपको बता दें कि नोआमुंडी और चिड़िया खान ये दोनों लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और वर्तमान में चिड़िया खान में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का खनन होता है। पहले नोआमुंडी में सबसे ज़्यादा होता था, परंतु वर्तमान समय में चिड़िया खान में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का खनन होता है। और चिड़िया खान जो है वो टाटा स्टील द्वारा संचालित है और ये पश्चिमी सिंहभूम में मनोहरपुर प्रखंड में स्थित है और जो सारंडा वन क्षेत्र है उसी में यह चिड़िया खान स्थित है। आपको बता दें कि पूरा लौह अयस्क का क्षेत्र है ये जो सिंहभूम का दक्षिणी इलाका है और उड़ीसा का जो क्योंझर वाला क्षेत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का क्षेत्र माना जाता है। वहीं झारखंड में अगर लौह अयस्क के खनन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में ही लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।